आज का टॉपिक है कूलम लॉ 11.1 कूलम लॉ। कूलम लॉ से पहले कुछ बेसिक समझाना है। हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस हैं, एक हमारे पास प्लस है और दूसरा जो है वो हमारे पास माइनस है। कूलम्स ने क्या किया? कूलम्स ने ये किया कि इस दो चार्जेस के दरमियान या तो चार्जेस सेम या डिफरेंट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कूलम्स ने ये किया कि चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन से जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है इंटरेक्शंस की वजह से, वो फोर्स किस तरह से इफेक्ट होता है और कितना होता है। कूलम्स ने ये स्टडी किया। हमारे पास दो किस्म के चार्जेस, फॉर एग्जांपल प्लस चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, सॉरी, अगर हमारे पास दोनों सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, माइनस की जो फील्ड है वो इनसाइड होती है, प्लस की जो फील्ड है वो आउटसाइड होती है। लेकिन अगर दो सेम चार्जेस हो और उनकी फील्ड की इंटरेक्शन हो जाए तो उनके दरमियान हमारे पास रिपल्शन फोर्स होता है। और अगर दो डिफरेंट चार्जेस हो, एक प्लस है माइनस है, और उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होता है। अब ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स जो है, इस पर कौन कौन सी चीज असरअंदाज होते हैं, मतलब उस पर कौन कौन सी चीज इफेक्ट होती है। तो इनके एक्सप्लेनेशंस, जो फोर्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशंस के लिए कूलम्स ने एक लॉ बनाया, और उस लॉ का जो डिफिनीशंस है वो हमारे पास ये है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between 2 point static charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कह रहा है कि दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है, दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान, उन दो स्टैटिक चार्जेस कि प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद, अगर हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है, फिर अगर उनको डबल कर ले तो फोर्स भी डबल होता है, उनकी प्रोडक्ट के मुताबिक, हाँ, वो भी इंक्रीज होता है। और इनके साथ साथ उनमें जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस उनके होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इन्वर्सली है, इन्वर्सली स्क्वायर है। अगर हमारे पास वो डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो हमारे पास जो फोर्स है इन दो चार्जेस के दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है हमारे पास, अगर वो अट्रैक्शन है या वो रिपल्शन है, ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा अगर आर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है। अगर हमारे पास आर डिक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होता है। अगर इंक्रीज तो डिक्रीज, अगर डिक्रीज तो इंक्रीज। ये है आर के साथ रिलेशंस। और जो स्पेशल पॉइंट है इसमें, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब चलो वो छोड़, अब मैथमेटिक्स के लिए हम आते हैं। मैथमेटिक्स कुछ यूँ है, हमने पढ़ा कि फोर्स जो है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। एंड सेकंड जो पॉइंट था वो क्या, वो था कि the magnitude of the force is directly proportional to the square of the inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance। ये था सेकंड पॉइंट। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। इक्वेशंस दोनों को हमने कंबाइन किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस के सेम थे। तो अब हमारे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमारे पास कूलम लॉ का मेन इक्वेशन है।
अब हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी जो है ये हम इनकी वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू एन के। लेकिन अब ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब Q1 मैं बता रहा हूँ कि Q1 जो है वो चार्ज 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 2, आर स्क्वायर जो है, आर जो है बेसिकली वो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस हैं। इस फिगर में देख, बिटवीन दीज टू चार्जेस हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गया। अब एक और इक्वेशन भी इनसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बाकी तो सेम है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये पोर्शन जो है ये चेंज हो गया, क्योंकि ये हमारे पास k की वैल्यू है, हमने यहाँ पर ये पुट किया। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है 3.14। अब यहाँ पर एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया, जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस शो कर रहा है, और इनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये भी हमारे पास इक्वेशंस हैं किसके लिए, कूलम्स लॉ के लिए। अब कूलम्स लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्जेस हैं, इस फिगर में देख, एक हमारे पास है 1 और दूसरा हमारे पास है 2। अब अगर 2 हमारे पास 1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उस फोर्स को हम कहेंगे कि F2 1, और उनमें जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो यूनिट वेक्टर हैं, जो हमारे इनके दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है वो होगी यहाँ पर R यूनिट 1 2 होगी। और इसमें जो है अगर हमारे पास सेकंड केस में ये तो हो गया, अब सेकंड केस में अगर हमारे पास Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पर, तो वहां पर फोर्स कुछ इस तरह से होगी, यहां पर देख कुछ इस तरह से होगी, F12 होगी। और यहाँ पर जो ट्रैक इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है, जो हमारे पास वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो हमारे पास 2 1 होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक है, यहाँ पर 1 2, या यहाँ पर हमारे पास 2 1 होगी। अब और बाकी जो है सेम मैग्नीट्यूड सेम होगी, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। अगर हमारे पास ये चीज़ें सेम है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और दूसरा जो है वो फिर नेगेटिव होगी। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से को आप पॉजिटिव कहते हैं और कौन से को आप नेगेटिव कहते हैं। अगर आप एक को पॉजिटिव कहते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आपको नेगेटिव बताना पड़ेगा। अब हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म जो है वो 2 1, इन दो चार्जों के दरमियान जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि F वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये चीज़ें सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ गया। और इसी तरह से जो फिगर में हमने एक्सप्लेन किया, इसी तरह से उसके मुताबिक ये इक्वेशन आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास R2 1 इज इक्वल टू माइनस R1 2, और इसी तरह से हमारे पास फोर्स होगी इज इक्वल टू, अगर ये हमारे पास माइनस है, अगर हमारे पास ये माइनस है तो हमारे पास 1 2, ये किसके लिए है, ये तो हमारे पास 2 1 के लिए है, तो ये हमारे पास फिर माइनस होगी, इज इक्वल टू F वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ 1 2 हो जाएगा ये। तो ये तो हमारे पास था कूलम लॉ। अब इंशाल्लाह अगर इसमें तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इंशाल्लाह यहाँ पर मैंने एक बात कह दिया, जो इंटरेक्शंस हैं यहाँ पर जो
इंटरेक्शंस है पीड की इंटरेक्शंस। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि यहाँ पर पीड इंटरेक्शंस हैं। इंटरेक्शंस किस वजह से होती है? इंटरेक्शंस होती बेसिकली किस वजह से है? यहाँ पर तो कुछ ना कुछ है, कुछ चीज़ों में रिपल्शन है, कुछ चीज़ों में अट्रैक्शन है और इंटरेक्शन है बेसिकली। और इसी इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास फोर्स आया है, और उस फोर्स को हम कहते हैं रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स आता है किस वजह से आता है, बेसिक रीजंस क्या है, वो रीज़न इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसे इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाऊंगा और फिर मैं आपको अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में होगी इन एक्सप्लेनेशंस। और आज के लिए कूलम्स लॉ काफ़ी है।